0 आ सकते हैं, उसने पूरा ही पेपर ब्लैंक छोड़ा है या वो एब्सेंट ही था तो 0 आ सकते हैं। साइकोलॉजी में ना 0 नहीं आ सकता है। ये पेपर पेंसिल टेस्ट, लेकिन इस पे कोई सिंबल्स या फिगर्स भी नहीं है और वो हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज नोन एज द क्वेश्चन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, हम करेंटली आधार सीरीज रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे यूनिट्स को 1 by 1 कवर कर रहे हैं। सो द लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड क्लास 11 चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. This is the third and the last video for that chapter. So let us begin with it. So इस चैप्टर के अंदर हमने कवर किया था, इंट्रोडक्शन कर लिया है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कवर कर लिया है, स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च भी हो गया है, ऑल्टरनेटिव पैराडिम्स भी हो गया है, साइकोलॉजिकल डेटा की नेचर देख ली है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी हम कर रहे थे जिसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड कर लिया है. नाउ वी विल बिगिन विद दैट. ठीक है? I would like to introduce you to Power Within Psychology before beginning. Power Within Psychology is a one-stop solution for all psychology aspirants. We offer live classes and recorded classes both. हमारी classes top faculties के through conduct करवाई जाती हैं. We have curated books and study material for you all. We are available on our app and on our web portal so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. We offer mock test series so that आपकी all round preparation हो जाए, and we also give you guidance sessions for interviews, discussions, extempore also. So that is it. And we are available for many different entrance exams for CUET UG, CUET PG, UGC NET JRF and GATE, MA Clinical Psychology. We also give batches for NCERT and CICERLE का full सिलेबस कंप्लीशन कोर्सेज. एनसीईआरटी के लिए करंटली आधार बैच रन कर रहा है. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, स्टडी किया था, and they cracked their exam successfully. So if you want to crack your exam, join us, enroll with us, and study with us. So हमने observation and experimental research cover किया था in the last class. Now we will start with correlational research. हमने लास्ट वीडियो में कोरिलेशन के बारे में भी समझा था. -1, 0 एंड +1. दिस इज द कोरिलेशन स्कोर्स. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है. तो जो स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम इज नोन एज कोरिलेशन. अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कोरिलेशन का और कॉजेशन का. गर्मी की वजह से हमारा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का इज द कॉज. द कॉज इज हॉट वेदर. मन कर रहा है आइसक्रीम खाना, दिस इज द इफेक्ट. सेम, गर्मी है, सनबर्न हो रहा है, गर्मी की वजह से सनबर्न हो रहा है इज द कॉज. सनबर्न और आइसक्रीम की सेल्स का हाई जाना ये एक दूसरे का कॉज नहीं है. इट्स जस्ट दैट सनबर्न हो रहे हैं, लोगों का थोड़ा ठंडा खाने का मन कर रहा है, या अगर आइसक्रीम की सेल्स ऊपर जा रही है क्योंकि गर्मी है, सनबर्न भी हो रहे हैं क्योंकि गर्मी है. इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. दिस इज जस्ट कोरिलेटेड टू ईच अदर. This does not have a cause and effect relationship, but hot weather has a cause and effect relationship with both. ठीक है? So correlation उन variables को study करने की कोशिश करती है जिनका आपस में कोई relation है, without manipulating the independent variable to bring a effect on the dependent variable. हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम एक variable को manipulate कर रहे हैं so that कि दूसरे variable पर effect आए. नहीं, वैसे नेचुरली ही दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है. नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो वो अलग चीज है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट के रेंज +1 से -1 हमने किया था. पॉजिटिव कोरिलेशन ये होती है कि जितना ज्यादा आप स्टडी कर रहे हो उतने ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं. दिस मेजरली रेंजेस बिटवीन 0.5 to +1. मॉडरेट कोरिलेशन होती है 0.1 से 0.5 तक. नेगेटिव कोरिलेशन है जितना ज्यादा मैं टीवी देख रही हूँ उतना ज्यादा मेरा पढ़ाई का टाइम कम हो रहा है. दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन. ये -1 से -0.1 तक रेंज करती है. फिर -0.5 इज द मिड रेंज फॉर मॉडरेट एंड हाई.
ऐसे चला जाता है। जीरो कोरिलेशन का मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब जितना ज्यादा मैं कॉफी पीती हूँ उतना ज्यादा मेरा चाय का जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन हियर। चाय एंड कॉफी आर इंडिपेंडेंट। यू कैन ड्रिंक 2 cups ऑफ कॉफी एंड देन ड्रिंक 2 cups ऑफ चाय, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो ये कोरिलेशन है ना, ये यूजफुल है प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन इसके बेसिस पे आप कोई कॉजेलिटी नहीं बना सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये चीज इसको कॉज करती है या ये चीज इसका इफेक्ट है, नहीं। इट इज ओनली यूजफुल फॉर प्रिडिक्शन। मेरे को अगर ये देखना है कि मेरा स्टडी टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या मेरे मार्क्स बढ़ेंगे? आई कैन प्रिडिक्ट इट, यस, बिकॉज आई नो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड मार्क्स। मुझे पता है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ती हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। आई ऑलरेडी नो इट, देयर इज अ कोरिलेशन। नाउ इफ आई एम स्टडिंग मोर, वुड माई मार्क्स इंक्रीज? यस, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन यूज करी है, मैंने फिगर आउट कर लिया कि हाँ ये होगा। सेम थिंग, अगर मैं बहुत ज्यादा टीवी चला रही हूँ, क्या मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे? यस, बिकॉज आई नो कि जो टीवी चलाती हूँ मैं जितना ज्यादा, मैं उतना कम पढ़ती हूँ। एंड दिस इधर आई हैव सीन कि जितना कम, ये उल्टा भी वैलिड होता है। ओके, देयर इज वन थिंग, अगर मेरा स्टडी टाइम हाई है विच इज कोरिलेटेड टू कि मेरा मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो अगर मेरा स्टडी टाइम कम है तो इट विल ऑल्सो मीन कि मेरे मार्क्स कम जाएंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ऑपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनल। ये यहाँ पे ये प्रिंसिपल लॉजिक होता है। तो मुझे पता है जितना ज्यादा मैं टीवी देख रही हूँ मेरा स्टडी टाइम कम हो रहा है, विच लीड्स टू मेरे मार्क्स भी कम हो रहे हैं। गॉट इट? तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कोरिलेशनल रिसर्च से, हम कॉजेलिटी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो होता है ना, वो मेजरली आपने देखा होगा पीएचडी थीसिस में, डेटा एनालिसिस, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को जैसे बहुत बोला जाता है, यार तुम लोग तो हमेशा सब्जेक्ट ही ढूंढ रहे होते हो, तुम लोग तो हमेशा क्वेश्चनर लेकर ही घूम रहे होते हो। Now, this is basically इसलिए because in psychology we are dealing with human minds. आपको कोई डेटा निकालना है, आपको सब लोगों का ओपिनियन लेना पड़ता है। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि एक एक करके सबको बुलाओ या कोरिलेशन एस्टैब्लिश करो या एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स बनाओ या ऑब्जर्वेशन करते रहो सबकी। नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी डू इज वी फॉर्म अ क्वेश्चनर। हम क्या करते हैं, हम एटीट्यूड का, ओपिनियन का या प्रेफरेंस का एक क्वेश्चनर बना देते हैं और वो हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज नोन एज द क्वेश्चनर मेथड। सपोज मेरे को किसी से जानना है व्हाट इज योर एटीट्यूड अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, मैंने बनाया क्वेश्चनर, मैंने सबको सर्कुलेट कर दिया, भर के डेटा दे दो, जो हम गूगल फॉर्म्स पे करते हैं। दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड इज लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना यूजिंग सम स्पेसिफिक टूल्स। एक हो गया क्वेश्चन है, दूसरा होता है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज करना, अब ये इंटरव्यूज आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फोन पे भी कर सकते हो, मिल के भी कर सकते हो, पूरे ग्रुप से एक साथ भी कर सकते हो। लास्ट इज टेलीफोन या ऑनलाइन सर्विस, गूगल फॉर्म भेज देना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे चीजें निकालना, वैसे वाली चीज। अब ये स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि क्वेश्चंस फिक्स्ड है। अगर इंटरव्यू है तो मैं फिक्स्ड क्वेश्चंस लेके जा रही हूँ, अगर सर्वे है तो फिक्स्ड क्वेश्चंस है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब ओपन एंडेड, मैं वहां गई, जो भी मेरा मन कर रहा है मैंने वो क्वेश्चंस पूछ लिया, या जो से सर्वे है थोड़े से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया कि बंदे का मन कर रहा है तो वो 2-3 लाइन का आंसर मुझे दे रहा है। दिस इज वेरी सिमिलर टू वन वर्ड आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स। तो ये दिस इज वन वर्ड आंसर्स, फिक्स्ड क्वेश्चंस है, फिक्स्ड, यूजुअली फिक्स्ड आंसर्स है 1 to 2 लाइंस। अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़े ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, थोड़े क्वेश्चंस भी ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत ज्यादा लार्ज डेटा एक ही बारे में कलेक्ट कर सकती हूँ। इट्स वेरी जनरलाइजेबल। मैंने अगर 100 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया है तो कैन आई प्रिडिक्ट फॉर द नेक्स्ट 50 पीपल ऑल्सो? यस आई कैन, क्योंकि 100 लोगों के साथ अगर ये चीज हो रही है तो देयर आर हाई चांसेस कि बाकी 50 के साथ भी वो चीज हो। सो इफ आई एम कलेक्टिंग अ लार्ज डेटा आई कैन जनरलाइज इट ऑन द पॉपुलेशन। लिमिटेशंस ये है कि जब मैंने किसी को सर्वे भेज दिया, गूगल फॉर्म भेज दिया, हाउ डू यू नो इट इज एक्यूरेट और नॉट? क्या पता उसने वैसे ही टिक 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 करके दे दिया हो, राइट? बायस भी बहुत ज्यादा आ जाता है। आप किन से सर्वे ले रहे हो, किन से नहीं ले रहे हो। मेरे को अगर डेटा लेना है लेट्स से 10 लोगों का, डू आई हैव द मेंटल एबिलिटी टू फाइंड दोस 10 पीपल, या फिर जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, भाई तू ही कर दे। व्हाट इफ आई एम गेटिंग इट फिल्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स ओनली? सो बायस भी आ जाता है, इनकरेक्ट भी हो जाती है हमारी सेल्फ रिपोर्ट्स मेनी टाइम्स। दिस इज ऑल फॉर सर्वे मेथड।
फिर आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, न्यू टॉपिक। हमने ये देख लिया कि हमारे मेथड्स क्या हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? इट इज द स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं टू मेजर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। ये वाली चीजें अगर मुझे मेजर करनी है, आपको पता ही होगा कि हमारे पास कुछ प्री मेड टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में। आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हो अपनी क्लास में, यू हैव 4 to 5 प्रैक्टिकल्स इन अ सेशन। प्रैक्टिकल्स में यू गेट सम क्वेश्चनर, सम चेकलिस्ट। आईक्यू निकालने के लिए देयर इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चनर, देयर आर पर्सनालिटी क्वेश्चन, ईपीक्यू आपने सुना होगा, देयर आर एप्टीट्यूड का डीएटी सुना होगा। सो देयर आर सम प्री मेड टेस्ट जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, प्रॉपर कंडीशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। दे आर ऑब्जेक्टिव, यूजुअली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए, ये मेजर करते हैं इन एट्रीब्यूट्स को बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स। हमने ऑलरेडी टेस्ट करके एक पॉपुलेशन के ऊपर डेटा लिया है, हमने स्कोर्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं कि 1 से 4 का वो लो है, उसके ऊपर मीडियम है, इतने ऊपर हाई है। ये सब स्टैंडर्डाइज्ड है, ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यूज वाले टेस्ट होते हैं, आंसर की रेडी होती है। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड। अब इसमें क्या क्वालिटीज हैं इन वाले टेस्ट को स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बोलने की? पहले तो रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब अगर मैं वो टेस्ट आपको आज देती हूँ और फिर मैं वो टेस्ट आपको 5 दिन बाद देती हूँ, रिजल्ट सेम आने चाहिए हैं। दैट इज व्हाट रिलायबिलिटी इज। रिलायबिलिटी मतलब जो मेरे स्कोर्स है ना, वो सिचुएशंस, टाइम और कंडीशंस के इररिस्पेक्टिव सेम रहे। सपोज मैंने वो टेस्ट आपको आपकी क्लासरूम में दिया, फिर वो टेस्ट मैंने आपको आपके घर पे दिया, तो भी मेरे रिजल्ट सेम है। मैंने टेस्ट आज दिया, 5 दिन बाद दिया, तो भी मेरे रिजल्ट सेम। दैट टेस्ट विल बी नोन एज रिलायबल टेस्ट। आई कैन रिलाई ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दैट टेस्ट। फिर आता है वैलिड। अब वैलिड टेस्ट इज अ टेस्ट, अगर टेस्ट कहता है कि मैं पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो टेस्ट पर्सनैलिटी के बारे में ही पूछे। ये ना हो कि मैं बोलूं कि मैं पर्सनैलिटी के बारे में मेजर कर रही हूँ और मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि व्हाट इज 5 माइनस 1/10। ये तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये तो इंटेलिजेंस में चला गया। सो इफ द टेस्ट सेज दैट इट वांट्स टू मेजर पर्सनालिटी, रिजल्ट्स भी पर्सनालिटी के रिलेटेड या है, क्वेश्चंस भी पर्सनालिटी के रिलेटेड ही हो, दैट इज अ वैलिड टेस्ट। तीसरी चीज होती है नॉर्म्स। कोई भी टेस्ट अगर रिलायबल है, वैलिड है, तो तीसरी चीज उसको चाहिए होती है नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब मैंने एक टेस्ट बनाया, मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया, मैंने उस ग्रुप के ऊपर टेस्ट कंडक्ट कराया। नाउ दैट ग्रुप इज माय आइडियल ग्रुप, वो मेरा स्टैंडर्ड ग्रुप है। उस ग्रुप के जो स्कोर्स आए, मैंने उसके बेसिस पे ना एक स्कोरिंग टेबल बना दी कि 1 to 5 लो है, 5 to 8 हाई है और 9 to 12 वेरी हाई है। ठीक है, ये मैंने बनाया है नॉर्म्स के बेसिस पे। कुछ इस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि मेरी स्कोरिंग इस हिसाब से हो रही है क्योंकि इसको ऐसा ही होना चाहिए है। ये मेरे नॉर्म्स हैं। दीज आर द एवरेज परफॉर्मेंस बेंचमार्क। अगर मैं 10th क्लास के लिए एक टेस्ट बना रही हूँ, तो मैं किसी एक 10th क्लास के ऊपर वो कर कर समझ कर एक नॉर्म स्टैब्लिश करूंगी कि यही स्कोर्स आने चाहिए 10th क्लास के बच्चों के। और वही सेम टेस्ट अगर मैं 8th क्लास के ऊपर लगा रही हूँ, तो फिर स्कोर्स डाउन जाने चाहिए हैं उस हिसाब से। दैट आर नोन एज नॉर्म्स। नॉर्म्स आर द स्कोर्स जिनसे मैं अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती हूँ। दैट इज द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क जिससे आई कैन कंपेयर माई सेल्फ। ठीक है, ये जितने भी टेस्ट हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड और जो ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ये यूज होता है स्कूल्स में। स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा यूज होता है आईक्यू के टेस्ट, एप्टीट्यूड के टेस्ट, पर्सनालिटी के टेस्ट। ये हेल्प करते हैं बच्चों को टू गाइड देम फॉर देयर करियर, टू गाइड देम फॉर द जॉब विच इज द बेस्ट जॉब फॉर देम। और ये यूज होते हैं क्लिनिक्स में पर्सनालिटी समझने के लिए, पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, इन चीजों के लिए बड़े यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉय ओरिएंटेड वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे वर्क फोर्स में यूज होते हैं। डिफेंस में यूज होते हैं। आर्मी के लिए पर्सनालिटी जाननी होती है, एप्टीट्यूड जानना होता है, आईक्यू जानना होता है, बहुत सारी चीजें। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। कितने टाइप के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हमारे? फर्स्ट इज हमारा वर्बल टेस्ट।
वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस, ये एक कैटेगरी है, ठीक है, ये एक सेपरेट कैटेगरी है, ये एक सेपरेट कैटेगरी है। इसके अंदर हमने एक और कैटेगरी डिस्कस करी हुई है इस पिक्चर के अंदर, वी विल डिस्कस दैट आल्सो, ओके। अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमने 4 कैटेगरीज जो डिस्कस करी हैं, सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन हमारा क्या पर्पस है, हमारी क्या पॉपुलेशन है, हम किस टाइप का टेस्ट रन कर रहे हैं, दैट विल डिपेंड ऑन हमारा क्या पर्पस है, क्या पॉपुलेशन है। सबसे पहले वी विल डिस्कस कल्चर फेयर वर्सेस कल्चर बायर्ड, सॉरी, सबसे पहले वी विल कवर वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट वो होते हैं जिनके अंदर लैंग्वेज यूज होती है। कोई भी टेस्ट जो क्वेश्चंस किसी लैंग्वेज में बोलता है और फिर आपको आंसर भी लिख के करना है, पढ़ना और लिखना जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज अ वर्बल टेस्ट, ठीक है। कोई टेस्ट इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, चाइनीज में हो सकता है, दैट इज अ वर्बल टेस्ट। इफ इट यूजेस अ कॉन्क्रीट लैंग्वेज, इट इज अ वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल जो होता है वो सिंबल्स या फिगर्स यूज करता है, जैसे स्पेशल रीजनिंग वाले आपने देखे हैं, वो कोई फिगर्स यूज करते हैं, कोई सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे ABC 1 2 3 4 5 ऐसे वाली चीजें यूज करते हैं, दैट इज ऑल नॉन वर्बल। जहां आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए या इतनी लैंग्वेज चाहिए कि आपको वर्बली कोई बोलकर इंस्ट्रक्शन समझा दे, उसके बाद वहां सिंबल्स हैं या फिर कोई फिगर्स हैं जिसके साथ आपको काम करना है ये पेपर पेंसिल टेस्ट, लेकिन इस पे कोई सिंबल्स या फिगर्स बनी हुई है। परफॉर्मेंस टेस्ट में कोई पेपर पेंसिल नहीं होती, कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं होती। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसको आपके ऊपर, मतलब आपको जिसके ऊपर एक्ट करना है, आपको मैनिपुलेट करना चाहिए। तो जैसे ब्लॉक्स के टेस्ट हैं, ब्लॉक्स मूव करने हैं या स्टार बनाना है, ये वाले टास्क आपको परफॉर्मेंस टास्क में आते हैं। कोई भी टास्क अगर आप बच्चों के ऊपर कर रहे हो या उन लोगों के ऊपर कर रहे हो जिनको, जो थोड़े इलिटरेट हैं या जिनको चीजें लेट समझ आती हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट बेस्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू डोंट नीड हाई लॉजिकल रीजनिंग और यू डोंट नीड एनी लैंग्वेज यूज। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग हाई चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेज हाई चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्ट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसे ये है वर्बल टेस्ट, लैंग्वेज चाहिए, ये नॉन वर्बल, कोई सिंबल्स की या लॉजिकल चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप ब्लॉक्स के साथ कुछ परफॉर्म कर रहे हो। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट जो आप एक पर्सन के ऊपर ही कंडक्ट कर सकते हो एक बारी में, उसके अंदर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको उसको 1 बाय 1 देनी है, यू कैन नॉट कंडक्ट दैट ऑन अ ग्रुप। जैसे अगर मुझे देखना है कि यार ये क्या कर रहा है, उसके बाद मुझे उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, नाउ आई कैन नॉट डू दिस फॉर द एंटायर ग्रुप, ये मैं 1 to 1 ही कर सकती हूँ। ग्रुप टेस्ट मैंने सबको बिठा दिया, मैंने उनको टेस्ट अपने अपने आंसर शीट्स दे दी, नाउ आई एम टेलिंग देम द इंस्ट्रक्शंस, दे आर डूइंग इट। आई कैन कंडक्ट दिस टेस्ट इन अ ग्रुप, जहां पे मैं बहुत सारे लोगों को बिठा दूं और एक साथ में टेस्ट कंडक्ट कर लूं, दैट इज नोन एज अ ग्रुप टेस्ट। फिर आता है कल्चर फेयर वर्सेस कल्चर बायस टेस्ट। अब कोई भी टेस्ट जो लैंग्वेज यूज कर रहा है या फिर जो कुछ कल्चर रेलेवेंट टर्म्स यूज कर रहा है, दैट इज अ कल्चर बायस्ड टेस्ट। इसको समझने का ना बेस्ट वे ये है कि देयर इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि इंडिया में बना है। कैन आई जस्ट पिक अप दिस टेस्ट एंड अप्लाई इट टू पॉपुलेशन इन जापान? इफ आई कैन, अगर वो टेस्ट ऐसा है कि वो इजिली वहां अप्लाई हो रहा है ट्रांसलेशन कर कर, तो इट इज अ कल्चर फेयर टेस्ट। लेकिन अगर वो वहां अप्लाई नहीं हो रहा है, लैंग्वेज के अलावा हमें उसमें बहुत चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, लेट्स से चांदनी चौक लिखा हुआ है मेरे टेस्ट में कहीं पे, अब जापान के लोगों को नहीं पता होगा चांदनी चौक क्या है, मुझे वहां पे चेंज करना पड़ रहा है कुछ, दैट वुड बी अ कल्चर बायस्ड टेस्ट। वो इंडिया के लोगों के लिए बायस्ड है क्योंकि इंडिया के लोग उसमें बेटर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू जापानीज लोग, ठीक है, दैट वाज द डिफरेंस। नाउ वन थिंग इज स्पीड टेस्ट वर्सेस पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट वो होते हैं जिसके अंदर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन करो, 15 में से 10 कर लो, लेकिन टाइम बाउंड है ये। इन टेस्ट के अंदर क्या होता है, सेम डिफिकल्टी रहती है थ्रू आउट। सो व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट गिविंग इट, स्टॉप वॉच लगा दी है, अब सारा सेम डिफिकल्टी वाला है, आपने एक क्वेश्चन किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, आपका टाइम खत्म हो गया, छोड़ दिया। बट वो जो 4 करे वो सही होना चाहिए, आप ढंग से करो, धीरे धीरे करो, जरूरी नहीं है कि आपको सारे खत्म करने हैं, बिकॉज इट इज अ टाइम्ड टेस्ट। सो देन हाउ डू वी कंपेयर द परफॉर्मेंस? किसी ने 4 करे हैं, सारे सही करे हैं, किसी ने 10 करे हैं, सारे सही करे हैं इन द गिवन टाइम, तो ऑफकोर्स जिसने 10 करे हैं उसका ज्यादा हाई होगा वो चीज जो हम मेजर कर रहे हैं। इसके अंदर टाइमिंग इज द की, जिस
जितना आपको टाइम मिला है आप उसके अंदर सॉल्व करो। पावर टेस्ट में क्या होता है, टाइमिंग नहीं होती है, इट्स एन ओपन एंडेड टेस्ट, आपको जितना टाइम लेना है आप करो। व्हाट हैपेंस इज धीरे एक कम डिफिकल्टी से क्वेश्चन शुरू होते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। सो जैसे सपोज 1 to 10 बहुत इजी थे, ठीक है, फिर 11 से 20 थोड़े मॉडरेट थे, अब 21 से 30 तो मेरे से हो ही नहीं रहे हैं, इतने डिफिकल्ट हैं। तो व्हाट यू विल डू इवेंचुअली इज कि 21, 22, 23 करोगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोड़ने लग जाओगे, बीच में कोई एक आधा आता होगा, उसके बाद कोई भी नहीं आता होगा। सो पावर टेस्ट में टाइम नहीं होता, लेकिन डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। इसमें हम क्या मेजर करते हैं कि हाउ डू आई कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ टू पीपल। किसी ने 22 तक करके छोड़ा होगा तो किसी ने 30 भी कर लिया होगा, तो ऑफकोर्स जिसने 30 तक किया है उसका थोड़ा नॉलेज ज्यादा है, उसको वो चीज थोड़ी बेटर आती है। दिस इज हाउ आई मेक द कंपैरिजन। ओके, स्पीड टेस्ट में टाइम, आपने कितने टाइम में कितना किया है, दैट इज द की ऑफ कंपैरिजन। पावर टेस्ट में डिफिकल्टी इज द की, आपने कितने ज्यादा किए हैं, दैट इज द की टू मेजर। अब मैं आपको अपने पावर विद साइकोलॉजी के 2 बैचेस से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। आरंभ बैच, दिस इज द बैच फॉर हेल्पिंग यू प्रिपेयर फॉर CUET UG 2026। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट की सीरीज रन होती है, प्रीवियस ईयर पेपर हम कवर करवाते हैं, पर्सनलाइज्ड आउट क्लासेस हैं और इंटरव्यू की भी फुल प्रिपरेशन होती है। दिस आरंभ बैच टारगेट्स CUET UG 2026। The other batch is लक्ष्य, जो CUET PG 2026 को टारगेट करता है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज रन होती है, प्रीवियस ईयर पेपर कवर होते हैं, पर्सनलाइज्ड आउट क्लासेस हैं और इंटरव्यू की भी गाइडेंस मिलती है। The admissions for both the batches are open, दोनों बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, सो यू कैन एनरोल एंड आप हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पे चेकआउट कर सकते हो। डोंट मिस आउट ऑन आवर ऑफर्स एंड एनरोल करो, हमारे साथ स्टडी करो। Now we move on to the next method of study, that is case study. Case study is जब हम किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या इवेंट के बारे में ना इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं। हम बहुत सारे मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं, जैसे इंटरव्यू, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, हम सब करते हैं। सपोज आई वांट टू स्टडी वन इंडिविजुअल, मैं उसके इंटरव्यूज भी लूंगी, मैं उसके सारे टेस्ट कंडक्ट कराऊंगी, मैं उसके ऑब्जर्वेशन भी करूंगी, मैं उसके बारे में चेकलिस्ट भी बनाऊंगी, मैं उससे रिलेटेड उसके फैमिली से भी बात करूंगी, फ्रेंड से भी बात करूंगी, जॉब वाले लोगों से भी बात करूंगी। आई डू एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दैट पर्टिकुलर ग्रुप और सपोज एन इंस्टीट्यूशन और दैट इवेंट, सब कुछ करके एक पूरी की पूरी इतनी मोटी फाइल बनाऊंगी। दैट इज नोन एज केस स्टडी। जैसे कि फ्रॉइड ने किया था साइको एनालिसिस, कैसे किया था, केस स्टडी से ही बनाया था उसने अपना साइको एनालिसिस। जो पेशेंट्स उसके पास आते थे उनका सब कुछ रिकॉर्ड करता था और उसके बेस पे उसने थ्योरी बनाई थी। पियाजे ने थ्योरी बनाई थी कैसे, उसने अपने ही बच्चों को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व किया था, डिटेल में सब कुछ नोट किया था उनके बारे में, उनके टेस्ट लिए थे, सब कुछ करके फिर थ्योरी बनाई। इसकी स्ट्रेंथ ये है, आपको बहुत ही ज्यादा इंसाइट्स स्ट्रॉन्ग मिलती हैं बिकॉज यू आर डूइंग इतनी डिटेल में स्टडी। लिमिटेशन ये है कि आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एक पर्सन के बारे में आप सब कुछ स्टडी कर रहे हो, हाउ कैन यू जनरलाइज इट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन? सो इट डजंट वर्क दैट। इसमें रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कंडीशन सारी नोट करी जाती हैं, पर्सन की एग्जामिनेशन करते हो, सारे मेथड यूज करते हो, इन डेप्थ होता है, ये रिजल्ट दिखाया जाता है, असेसमेंट करी जाती है। नाउ एनालिसिस ऑफ डेटा, दो तरीके से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जब हम नंबर्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, मीन निकालना, एसडी निकालना, ग्राफ्स यूज करना, ये सारी चीजें आती हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। जहां पर भी कैलकुलेशन लगे दैट इज अंडर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है जब हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बेस पर हम कोई स्टोरी निकालना चाहते हैं, कोई नरेटिव बनाना चाहते हैं, कोई एक थीम समझना चाहते हैं, वी वांट टू एनालाइज द कंटेंट सब्जेक्टिवली। हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं एक पेज की, दैट इज क्वालिटेटिव। जो भी वर्बली हम चीजें कर रहे हैं दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव। साइकोलॉजी क्या करता है, बिकॉज साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अब हम साइंटिफिक भी रहना चाहते हैं, तो हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड। जब हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को कंबाइन करते हैं, हम
नंबर्स भी यूज करते हैं, डेटा बनाते हैं नंबर्स के बेस पे, और क्वालिटेटिव थीम एनालिसिस भी देते हैं। उसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड। जैसे जब हम बच्चों के, आपने अगर देखी होगी करियर असेसमेंट रिपोर्ट्स, इफ यू हैव गॉन टू करियर काउंसलिंग, आपने देखा होगा उन्होंने आपके टेस्ट लिए हैं, उसके बाद उन्होंने आपका एप्टीट्यूड स्कोर्स लिखे हैं और फिर आपको एक पेज का एनालिसिस दिया है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, दैट इज अ मिक्स्ड मेथड। डेटा एनालिसिस जो होता है वो रॉ रिस्पॉन्सेस को मीनिंगफुल कंक्लूजन्स दे देता है। क्यों? क्योंकि हम मिक्स मेथड यूज करते हैं, तो आपके पास सीधे सीधे रिस्पॉन्सेज आ रखे हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। आप उनकी कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन बनाते हो कि ये चीज का डेटा ये है, इस चीज का कंटेंट एनालिसिस ये आपस में क्या सेंस बना रही है ना, दिस इज द कंक्लूजन, हमें ये समझ में आया। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी में ना एक ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है। ट्रू जीरो पॉइंट का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू स्टडी समबडी मार्क्स इन मैथ्स, इसके कितने मार्क्स आया मैथ्स में? 0 आ सकते हैं। उसने पूरा ही पेपर ब्लैंक छोड़ा है या वो एब्सेंट ही था तो 0 आ सकते हैं। साइकोलॉजी में ना 0 नहीं आ सकता, पर्सनैलिटी 0 नहीं हो सकती, आईक्यू 0 नहीं हो सकता। यू आर बॉर्न, यू हैव अ ब्रेन, थोड़ा बहुत आईक्यू तो होगा, जितना मर्जी हो, थोड़ा तो होगा। सो देयर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट, यू डोंट नो व्हाट इज द जीरो पॉइंट, हमें कहाँ से शुरू करना है, यू डोंट नो। बिहेवियर जो है दूसरी चीज, दैट इज कॉन्टेक्स्ट बाउंड। आज मैं अपने घर पर हूँ, आई एम बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, कल मैं स्कूल जाऊंगी, आई विल बिहेव इन अ सर्टेन वे, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगी, आई विल बिहेव इन अ सर्टेन वे। बहुत ही ज्यादा ना जो बिहेवियर है कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मेरे को सामने से कैसा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, क्या सिचुएशन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। मेरा बिहेवियर कल्चर से, सिचुएशन से और ऑब्जर्वर के हिसाब से भी चेंज होता है। क्या पता मुझे सामने वाला पर्सन नहीं पसंद तो मैं उसके साथ अच्छा ही नहीं बिहेव करती, अब वो कह दे कि यार ये तो अच्छी नहीं है, not true, right? Because I might be very good with my friends. So that is a limitation of psychological inquiry. Ethical restrictions बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते हो। आप डेप्रिवेशन नहीं दे सकते हो, आप यू कैन नॉट डिप्राइव अ ह्यूमन ऑफ फूड और वाटर और ऑफ देयर बेसिक नीड्स। तो ऐसी की बहुत सारी एथिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आप नहीं कर सकते हो violate, and you can not run those experiments. Okay? बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है चीजों के अंदर। रिसर्चर जो होता है वो बायस्ड हो सकता है, उसको आप पसंद हो सकते हो, उसको आप नापसंद भी हो सकते हो। अब उसके बायस की वजह से इंटरप्रिटेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है। सपोज एज अ टीचर मैं रन कर रही हूँ कोई आईक्यू का टेस्ट या लेट्स से कोई एप्टीट्यूड का टेस्ट, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स अ स्टूडेंट, मैं कहूंगी नहीं नहीं यार इसका तो सही है, इसको हाँ। सो दैट माइट ओवरऑल मेक द रिजल्ट्स गो डाउन। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ एथिकल इश्यूज जो आते हैं रिसर्च के अंदर। हमने बोला कि हम एथिकल इश्यूज को वायलेट नहीं कर सकते, तो व्हाट आर दोज एथिकल इश्यूज? सबसे पहले तो इफ आई वांट समबडी टू पार्टिसिपेट इन माय रिसर्च, पार्टिसिपेशन शुड बी वॉलंटरी। ना मैं उसको फोर्स कर सकती हूँ, ना मैं उसको झूठ बोल के लेकर आ सकती हूँ। दूसरा, उसको राइट टू विड्रॉ मिल रहा है, वो जब चाहे मेरे रिसर्च छोड़ के जा सकता है। उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और प्रोसीजर मतलब क्या होगा। मान लो कि कोई चीज है जो हम उसको नहीं बता सकते। अगर मैं कोई पर्सनालिटी का टेस्ट कर रही हूँ, अगर मैंने उसको पहले ही बता दिया तो उसके रिस्पॉन्सेज डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो आई हैव टू यूज डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब थोड़ा बहुत झूठ बोलना, पूरा का पूरा पर्पस ना बताना अपने रिसर्च का। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर मैंने डिसेप्शन यूज करी है तो आफ्टर द एंटायर टेस्ट इज डन, मैं डीब्रीफिंग करके उसको बताऊं डीब्रीफिंग में कि ये था, मैंने ये चीज मेजर करी है, इसका पर्पस ये था, सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बता देती तो आपका रिजल्ट कुछ और आता। दैट इज डीब्रीफ, एंड यू नीड टू डू दैट। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन। ये नहीं होना चाहिए कि उसके टेस्ट ऑनलाइन सर्कुलेट हो चुके हैं और कहीं कहीं पे भी पहुंच गए हैं। इफ यू आर कंडक्टिंग अ टेस्ट, रिजल्ट शुड ओनली बी विद यू एंड द पर्सन जिसके ऊपर आपने टेस्ट कंडक्ट किया। अच्छे से मेथड यूज करने हैं, रैंडम मेथड्स नहीं यूज करने हैं। यू शुड हैव अ लॉजिक फॉर एवरीथिंग कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट की बात हो गई, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, कंसेंट इन्फॉर्म होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं मेजर कुछ करने चली हूँ, कुछ और निकाल के जा रही हूँ। डेटा फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो भी मेरा डेटा आया है, आई शुड नॉट मेक एनी एडिट्स इन दैट। आई शुड नॉट डू दिस कि
उसने बाय पे टिक किया था, मैं जाके येस पे टिक किया था, मैं जाके नो कर, नहीं, जो आया है वो आया है। प्लेजरिज्म ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए है। आई शुड नॉट पिक अप समबडी एल्सेस रिसर्च और उसी के अंदर एडिट्स कर दूं। पब्लिकेशन में कोई बायस नहीं आना चाहिए है, जो भी मैं लिख रही हूँ सही होना चाहिए। एंड रिसर्च का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट, वट एवर डेटा आई हैव कैलकुलेटेड, मुझे उसको गलत पर्पसेस के लिए नहीं लगाना चाहिए। दैट आर सम एथिकल इश्यूज जो बहुत जेनेरिक हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी बिकॉज वी स्टडी ह्यूमंस, वी डील विद ह्यूमंस। हम ये एथिकल इश्यूज को वायलेट नहीं कर सकते। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो कुछ देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर किया है। हमने समझा है साइंटिफिक इंक्वायरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करती है। वी हैव स्टडीड द गोल्स विच आर डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। हमने मेथड्स कवर करे हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, सर्वे, टेस्ट एंड केस स्टडी। डेटा जो है वो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कैसे हो सकता है, हमने इसको समझा है। लिमिटेशंस और एथिकल प्रिंसिपल्स को हमने समझा है। नाउ वील डू सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज। If the number of hours a student watches TV increases while their study time decreases, ये क्या था? Inversely proportional वाला। This is which type of correlation है? तो correlation है। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये आउट है। जीरो correlation हो नहीं सकता, कुछ तो हो रहा है। जीरो correlation का तो मतलब ये होता है। सो अब इसमें से क्या है? एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। This is negative correlation। जो प्रोपोर्शनल नहीं होता है दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव होता तो एक बढ़ता दूसरा भी बढ़ता, एक गिरता तो दूसरा भी गिरता। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन। Which of the following is not considered an ethical principle in psychological research? Voluntary participation. Should the people voluntarily participate in our research? Yes. Informed consent. हमें उनसे पहले कंसेंट लेना है, बता के लेना है। डीब्रीफिंग क्या थी? अगर हमने डिसेप्शन यूज करी है तो बाद में हम डीब्रीफिंग करेंगे। इज इट इम्पोर्टेंट? फोर्सिंग पार्टिसिपेंट्स टू कंटिन्यू। They have the right to withdraw whenever they want to withdraw. We cannot force anybody to participate in our research. So forcing participants to continue, ये बोलता है कि voluntary participation होनी चाहिए, consent होना चाहिए, confidentiality नहीं। Forcing them to remain in a study is not allowed. We cannot force them. If they want to leave, they can leave. Thank you so much for watching. With this, we have completed class 11, chapter 2. And the next time we will meet with a new chapter. So keep learning, keep growing, stay connected to the Aadhaar series for more NCERT videos. Thank you so much. Have a great day.